स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सवाल को हल करेंगे और देखेंगे इस तरह के जो सवाल आते हैं हम लोग कितने आसानी से कर सकते हैं। तो पहला सवाल देखें तो कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उसका मोसो 19 दिया हुआ है तो कह रहा है एलसीएम क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा बात को समझ लें कि एलसीएम जो होता है, एलसीएम को हम लोग लोसो कहते हैं, लोसो। और जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपका मोसो होता है, इसको हम लोग मोसो के नाम से जानते हैं। ठीक है, एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसको लोसो लघुत्तम समापवर्तक और मोसो को महत्तम समापवर्तक के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए इस दोनों में एक संबंध होता है। संबंध क्या होता है कि देखिए लोसो और मोसो जब भी हम लोग निकालते हैं तो दो संख्याओं पर निकालते हैं, यानी दो संख्या होगा तब उसका हम लोसो निकाल सकते हैं और उसका हम मोसो निकाल सकते हैं। तो कहा जाता है कि दो संख्याओं को गुना कर दीजिए और उन दोनों संख्याओं का जो लोसो निकलेगा यानी एलसीएम निकलेगा और इसका जो एचसीएफ निकलेगा, ये दोनों का गुणनफल जो होगा यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो इसी यानी फॉर्मूले के आधार पर हम लोग इस सवाल का जवाब निकालेंगे। तो चलिए इसको हम साफ कर लेते हैं और इस सवाल को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए सवाल में आपको दिया क्या है, तो आप देखेंगे सवाल में जो दिया गया है वो दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी a गुना b करेंगे जितना आएगा वो है आपका 2166, यानी दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है और आपको मोसो दिया है यानी एचसीएफ दिया हुआ है, एचसी और एफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 19 दिया हुआ है और आपसे मांग क्या रहा है एलसीएम मांग रहा है, कह रहा है एलसीएम क्या होगा। अभी जस्ट आपको हम बताए हैं कि दो संख्याओं को गुना करेंगे, यानी दो संख्याओं को गुना करेंगे और इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होंगे बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया आपको 2166, कितना है 2166 आपको दिया हुआ है और एलसीएम आपसे मांगा जा रहा है तो एलसीएम आपका रहेगा ही। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो एचसीएफ दिया हुआ है आपको 19 दिया हुआ है। अब देखिए 19 को जब हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो 2166 में 19 से क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा, यानी भाग हो जाएगा। तो एलसीएम आपका कितना आ गया, आप भाग देखें तो कितनी बार में लग जाता है, तो आप साइड में भाग दे दें या फिर आप यहाँ पे भी भाग दे सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम भाग दे के दिखाते हैं आपको। 19 से जब हम इसमें भाग देंगे तो क्या आता है हमारे पास, 19 से भाग देंगे किसमें 2166 में। देखिए कितने बार में लग जाएगा, एक बार में 19 यानी 21 में से 19 को निकाल लीजिए तो बच जाएगा कितना 2, 1 6 आएगा यहाँ पे, फिर एक बार में लग जाएगा। ठीक है, 19 लगा दीजिए, कितना आ जाएगा। अब देखिए 16 में से 9 चला जाएगा तो 7 और ये कट गया, अब आएगा आपको 6। उसके बाद कितने बार में लग जाएगा, तो लग जाएगा आपको 4 बार में, 19 चौके 76 होता है। तो यानी आपका कितने बार में आ गया 114 बार में आ गया। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 114। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए अगले सवाल को हम लोग बनाएंगे। अब देखिए एग्ज़ाम में इतना करना नहीं, डायरेक्ट आपको क्या करना है, हम इसको एक बार मिटाते हैं क्योंकि आपको समय बचाना है। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जब दो संख्याओं का गुणनफल और उनमें से एक है ना एचसीएफ, एक या तो एचसीएफ दे देगा या आपको एलसीएम दे देगा, तब आपको क्या करना है डायरेक्ट आपको क्या करना था यहाँ पे कि 2166 में क्या करना था 19 से भाग दे देते। अब जब इससे भाग देते तो 114 आपका आंसर आ जाता और यही आपका सही आंसर होता। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें। अगला सवाल कहा जा रहा है कि दो आभास संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। तो सबसे पहली बात तो हम जान लेते हैं कि आभास संख्या क्या होता है। आभास संख्या को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर होता है। ठीक है, ये प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, तो वो संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर होता है, यानी 2 गुणनखंड होता है। जैसे हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं,
यानी कहा जा रहा है कि वैसी संख्या जिसमें केवल 2 संख्या से ही भाग लगे, तो वो कौन कौन सी संख्या होगा जो 3 में भाग लगेगा, 1 और 3 खुद से, यानी 1 से भाग लगेगा या खुद से भाग लगेगा, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं ना अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम 2 भी लेंगे, फिर भी देखिए 2 में 1 से भाग लगेगा या खुद 2 से लगेगा। अगर यहाँ पे हम 5 लेते हैं तो देखिए 5 में 1 से भाग लगेगा या खुद 5 से लगेगा। अगर आप कहें कि ये 4 ले लेते हैं तो देखिए 4 में क्या होता है, 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा। और प्राइम नंबर ये कहता है कि जिसमें 1 से लगे और खुद से लगे, उसके अलावा और किसी संख्या से भाग ना लगे। तो यहाँ पे तो 2 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, 6 से भी लग रहा है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। तो देखिए हम कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लेते हैं और हम लोग समझने की प्रयास करते हैं कि उसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम कोई 2 अभाज्य संख्या ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं पहला यानी 2 ले लेते हैं और दूसरा जो है हम ले लेते हैं 7। ये 2 अभाज्य संख्या है, इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ उसको कहते हैं जो दोनों में कॉमन आए। अगर हम 2 को देखें तो 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, तो 1 ऐसे हम लिख देते हैं, एक तो अभाज्य संख्या है नहीं, 1 गुना 2 लिख देते हैं। ठीक है, 7 को क्या लिख सकते हैं, तो 7 को भी 1 गुना 2 आप 7 लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे आपको 1 कॉमन है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए एक और हम ले रहे हैं और वो संख्या क्या है, हमारे पास मान लीजिए 3 है और दूसरा जो हमारे पास 17 है, 2 संख्या है। अगर 3 को भी देखेंगे तो 1 गुना 3 लिख सकते हैं और 17 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 17 लिख सकते हैं, 1 गुना 17 लिख सकते हैं। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो जो कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होता है। अब आपको बता दें इसका आंसर तो 1 होगा, लेकिन आपको याद रखना है कि 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होता है, इसको आप नोट करके लिख लीजिए। 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, यानी जब भी आपसे एचसीएफ पूछे, एचसीएफ हमेशा यानी ऑलवेज हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, ये आप है ना याद कर लें। यानी जब भी आएगा कि 2 अभाज्य संख्याओं के एचसीएफ, तो जहाँ पे 1 देखेंगे आपका वही आंसर हो जाएगा, यानी आपका 1 आंसर इसका होगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल देखें, तो अगला सवाल क्या है, देखिए हम समझा के हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, नहीं तो केवल टिक लगाते और आगे बढ़ते आपका सवाल सही होता है। देखिए 2 संख्या कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य है। अब इसको समझना होगा, यानी 2 अंकों की संख्या पूछा है। अब यहाँ पे अगर देखें तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करें, तो यहाँ पे आपको समझना होगा 1 2 3 4 5, यानी 4 के बाद 5 6 7 8 और 9। इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो 10। अब देखिए 1 से लेकर 9 तक आपका 1 अंक का संख्या है, तो ये तो आपका होगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा है 2 अंक की संख्या, ये है 1 अंक की संख्या, इसको हटाकर अब देखिए 10 से स्टार्ट होगा और 10 से स्टार्ट होने के बाद ये कहाँ तक जाएगा, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, है ना। ये आपको 2 अंकों की संख्या कर रहा है, तो ये आपका कहाँ तक जाएगा, यानी 99 तक जाएगा, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या। आगे अगर बढ़ेंगे तो 100, ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगा, इसलिए आप 100 को नहीं लेंगे। 2 अंकों की संख्या पूछा है तो आपका हो जाएगा 10 से लेकर 99। अब कहा क्या जा रहा है कि कितनी संख्या होगी, कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य होगा। एक्चुअली ये सवाल जो है आपका, ये जो सवाल दिया गया है ये आपका एपी में से आ गया है यहाँ पे। फिर भी हम लोग समझेंगे कि कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य होगा। तो देखिए अगर 3 से भाग लगाएंगे 10 में, तो 10 में 3 से पूरा भाग नहीं लगेगा, और 11 में भी लगाएंगे पूरा नहीं लगेगा, 12 में लग जाएगा। तो 12 पहली संख्या होगा 2 अंकों की जिसमें 3 से भाग लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर 99 में भी 3 से भाग लगाते हैं तो आसानी से लग जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि इसमें कितनी संख्या होगी जो 3 से भाग लग जाएगी। अब देखिए 12 के बाद फिर 13 भी आता है, लेकिन 13 जो होगा 3 से भाग नहीं लगेगा, 14 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा, 15 में 3 से भाग लगेगा, इस तरह से। तो देखिए इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, इसको कैसे बनाएंगे। अगर आप लोग एपी जानते होंगे तो बिल्कुल आसानी से आप लोग इसे बना सकते हैं। देखिए पहला 2 अंकों की संख्या क्या है, 12 है, जिसमें भाग लग जाएगा। 12 के बाद 15 आएगा, यानी 12 3 15 आएगा,
फिर क्या आएगा 18 आएगा जिसमें भाग लगेगा। इस तरह से कहाँ तक जाएगा, इस तरह से जाएगा आपको 99 तक, क्योंकि 99 में भी 3 से भाग लग जाता है। अब जब भी आपसे पूछेगा कि कितनी संख्या था, तो देखिए सबसे लास्ट वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को घटा दें और कितना से करा था भाग देने के लिए 3 से, उससे इसमें भाग दे देंगे और 1 को इसमें ऐड कर देंगे, है ना। अब 99 में से अगर 12 को आप निकाल देते हैं, घटा लेते हैं, तो कितना बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7 बच जाएगा और 9 में से 1 गया तो 8 बच जाएगा। भाग में 3 जोड़ेंगे इसमें 1, जब आप 3 से भाग देंगे 17 यानी 87 में, तो कितने बार में लगेगा, देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, बच जाएगा 2, 3 नवा 27 यानी 29 बार, उसमें 1 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में 30 है, सी में। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। आप इस तरह से आसानी से सवाल को बना सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल को हम लोग देखेंगे और इसको बनाने की प्रयास करेंगे। आपको अगर समझ में नहीं आ रही हो तो आप इसे 2 बार आप ज़रूर देखें, 3 बार देखें, है ना, धीरे से देखें और इसे आप अपने हाथों से खुद बनाएं और समझ में आएगा। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कहा जा रहा है 5005 में कितनी अभाज्य गुणनखंड है, कितनी अभाज्य गुणनखंड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या हुआ रे, वहाँ क्यों खड़ा है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 5005 है, इसमें आप 5 से भाग लगाएंगे तो देखिए कितने बार में लगेगा, 5 इकाई 5, 0 0 5 इकाई 5। ठीक है, अब इसमें हम लगाएंगे 7 से लगाइए, 7 इकाई 7 यानी 10 में से 7 गया तो 3 बच जाएगा 30, 7 चौके 28, फिर 7 तिया 21। 11 से लगाएंगे तो 11 इकाई 11, 11 तिया 33। तो देखिए 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया और 13 आ गया। तो कितने अभाज्य यानी गुणनखंड है, तो 1 2 3 4। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी 4 अभाज्य गुणनखंड है। आपको इस तरह से बना लेना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर यहाँ पे हम देखें तो अगला सवाल कहा जा रहा है कि यदि a बराबर आपको दिया है 2 पे पावर 3 है, यानी 2 को 3 बार लिख सकते हैं, 5 गुना 3 है। ठीक है, फिर b बराबर 2 पे पावर 4 है और फिर दिया है 5 गुना 7। तब कह रहा है a और b का एलसीएम क्या होगा। देखिए इस सूरत में क्या होगा, जो आपको कॉमन आ रहा है, जैसे देखिए 2 और 3 दोनों में है, तो दोनों में जिसका पावर सबसे ज़्यादा है, एलसीएम के लिए बता रहे हैं, जिसका पावर सबसे ज़्यादा है उसको आप एक बार ले लें, फिर आप ये आप नहीं लेंगे आप, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पावर था हम वो ले चुके हैं, आप इसे नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब रह गया 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 को ले लीजिए। उसके बाद देखिए 3 इसमें है, इसमें नहीं है, एलसीएम मांग रहा है तो 3 फिर भी लेंगे। 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, फिर भी आपको 7 लेना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और गुना कर लेना है, तो कितना आएगा देख लीजिए, 7 तिया 21 और 21 पंचे आप गुना कर लीजिए या आप 21 रख लीजिए। अब देखिए 2 पे पावर 4 है, तो 2 पे पावर 4 का मतलब 2 को कितने बार गुना करेंगे, 4 बार गुना करेंगे, 1 2 3 और 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पंचे 80 कर लीजिए, यानी ये हो जाएगा 16 और 5 80। ठीक है, 16 पंचे 80 और ये 7 या 21 आया था। अब देखिए 1 0 रख लेंगे, 8 इकाई 8 और 8 दूना 16 यानी 1680। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में आपका है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला सवाल है आपका, कहा जा रहा है इसमें कि 27, 35, 13 और 56 में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या भी पीछे ही बताई थी कि वैसी संख्या जिसमें केवल 2 फैक्टर होता है, यानी जिसमें 1 से और खुद से भाग लगे। देखिए 27 की बात करें तो 27 में 1 से भी भाग लगेगा, इसमें 3 से भी भाग लगेगा, इसमें 9 से भी भाग लगेगा और खुद 27 से भी भाग लगेगा। ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर हम बात करें 35 का, तो 35 में देखिए 7 से लगेगा, 5 से लगेगा, पहले 1 से भी लगेगा, 5 से लगेगा, 7 से लगेगा और खुद 35 से लगेगा। ये भी आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगर कहते हैं 13 की बात करते हैं तो 13 में 1 से लगेगा या खुद 13 से ही लगेगा, ये आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर यानी आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखें तो अगला सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे कि दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ। देखिए यहाँ पे दो लगातार संख्या पूछा है, दो लगातार संख्या पूछा है। तो दो लगातार संख्या आप कहीं से भी ले सकते हैं। जब लगातार संख्या के बारे में बात कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि एक से ही ले, हम यहाँ पे 13 और 14 भी ले सकते हैं, हम 101 102 भी ले सकते हैं। जब कोई लगातार संख्या बोले तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। और अब इसका कहा जा रहा है कि एचसीएफ क्या होगा, यानी मोसो क्या होगा, मोसो हमसे मांगा जा रहा है। तो चलिए हम दो लगातार संख्या ले लेते हैं। चलिए हम 1 और 2 ले लेते हैं, ये भी तो लगातार संख्या है। तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1, 2 को क्या लिख सकते हैं आप, 1 गुना 2, और जो दोनों में कॉमन आ जाए वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। या हम यहाँ पे ले लेते हैं 21 ले लेते हैं और 22 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए समझिए कि आप कहीं से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि बड़ी संख्या ले या छोटी संख्या ले, आप कहीं से भी ले सकते हैं। 21 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 21 को आप लिख सकते हैं 21 गुना 1। ठीक है, आप 22 को क्या लिख सकते हैं, तो 22 यानी आप इस 22 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 11 गुना 1, ये भी लिख सकते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमेशा याद रखेंगे दो लगातार संख्या जब भी पूछेगा, है ना, ये आपका सत्य है ना, ये बात हमेशा सत्य रहेगा, ऐसा नहीं कहीं पे चेंज हो जाएगा। जब भी दो लगातार संख्या बोले तो लगातार संख्या, दो लगातार, इसको नोट कर लीजिए, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एक होता है, हमेशा एक होता है, ये बात आप याद रखेंगे। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, अगला सवाल कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा। देखिए अभाज्य संख्या आपको हम समझा चुके हैं, भाज्य संख्या क्या होता है। तो देखिए भाज्य संख्या वो होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगे, यानी जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। जैसे हम 4 की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो 4 में देखिए 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा और खुद 4 से भी लगेगा, इसीलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। अगर हम 6 की बात करें तो 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा और 6 खुद से लगेगा, यानी 2 से अधिक संख्या से भाग लग रहा है, इसीलिए इसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी और जानकारी आपको दे दें अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में। देखिए अभाज्य संख्या जो होता है वो आपका स्टार्ट होता है 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह से आता रहेगा। ठीक है, अगर हम भाज्य संख्या के बारे में बात करें तो भाज्य संख्या क्या होगा, आपका 4, 6, आपका 8, आपका 9, 10, 12, इस तरह से ये जो है आपका क्या है, भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या में क्या होता है, 2 से अधिक संख्या से भाग लगता है और अभाज्य संख्या में केवल 2 संख्या से भाग लगता है, यानी 1 से और खुद से। ठीक है, और भाज्य संख्या में 1 से भी लगेगा और खुद से भी लगेगा, उसके अलावा भी है ना अन्य संख्या से भाग लगेगा। तो आपका रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुना 1 भी आप कर सकते हैं। देखिए इसके बाद सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये है 2। तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और 1 और 1 है, तो यानी 2 गुना 1, यानी आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप बेसिक तरीके से समझिए। अब देखिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि जब भी ऐसा आएगा तो आप क्या लगाएंगे। देखिए बस आपको कुछ करना नहीं है, एग्ज़ाम में आपको केवल टिक करना है, ये सवाल आ जाए तो। देखिए ऐसी संख्याओं में हम लोग क्या करते हैं, जब भी सबसे छोटी आपको भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहेगा तो इसको भी आप नोट करके लिख लीजिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा, याद रखिएगा क्या होगा, हमेशा 2 होता है। कितना होगा, 2 होता है। ठीक है, इस बात को आप लिख लें, याद कर लें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोले और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोले और उसका एचसीएफ पूछेगा तो 2 दीजिएगा। अगर एलसीएम पूछता तो फिर आप कितना देते, आप तुरंत निकाल लेते कि 2 और 4 का एलसीएम, यानी एलसीएम कितना होता है, आप आराम से निकाल लेते यहाँ पे, तो वो हो जाता आपका 4। कितना होता, 4, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर अगर हम 9 की बात करें
तो यहाँ पे करा है कि 2 क्रमागत। क्रमागत का मतलब भी लगातार होता है, तो 2 क्रमागत सम संख्या, यहाँ पे सम संख्या करा है। देखिए सम संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आए वो सम संख्या होता है। या इसको हम ऐसे भी समझते हैं कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए तो वो क्या होता है, आपका सम संख्या होता है। तो जब भी 2 लगातार सम संख्या पूछे तो बस आपको क्या करना है, उठा लेना, 2 संख्या उठा लेना है, 2 और 4। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ जो होगा आपका 2 होगा, क्योंकि 2 से इसमें भी पूरा भाग लगेगा, इसमें भी लगेगा। नहीं समझे तो एक बार और हम आपको समझा दें कि 2 लगातार सम संख्या का रहा है तो कोई भी आप नज़दीक का भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। तो हम 2 लगातार लिए, 2 के बाद 4 आता है दोनों। देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1। इसके बाद 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 1 आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसीलिए आपका एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। याद रखेंगे एचसीएफ आपका 2 होगा। सम संख्या पूछेगा तो हमेशा 2, ठीक है, याद रखिएगा। या आप नोट में लिख लीजिए कि लगातार 2 सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 2 होता है। हाँ, अगर विषम संख्या रहता और एचसीएफ मांगता तब 1 होता। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में बता दें कि वैसी संख्या जो p बाय क्यू के रूप में होता है, यानी ये p बाय क्यू के रूप में होगा, यानी रूट से बाहर होगा, है ना, और q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, ऐसी संख्या। अब देखिए रूट 23 जो है ये आपका परिमेय संख्या, सॉरी यहाँ पे परिमेय नहीं मांग रहा है, अपरिमेय मांग रहा है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या वो संख्या होता है जो p बाई क्यू के रूप में नहीं होता है, जो p बाई क्यू के रूप में नहीं होगा, इस रूप में होगा ही नहीं होगा, है ना, p बाई क्यू के रूप में नहीं होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रूट 23 का, तो रूट 23 जो है आपका अपरिमेय संख्या है, इसलिए कि 23 का वर्ग नहीं होता है ना। और 64 को देखेंगे तो 64 को हम जानते हैं कि 8 गुना 8 होता है, यानी ये 8 बाहर आ जाएगा, तो ये आपका परिमेय हो जाएगा। अगर हम 9 की बात करें तो 3 गुना 3 आपका 9 होता है, यानी 9 की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 गुना 3 और 3 बाहर आ जाएगा, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है डी में 1, रूट 1 दिया, तो 1 का अगर हम देखेंगे तो 1 गुना 1 करोगे तो फिर भी 1 बाहर आ जाएगा, है ना। और 25 को करोगे तो 25 जो होता है वो किसका होता है, 5 गुना 5 का होता है, 5 गुना 5 का, ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये परिमेय हो जाएगा। तो आपका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रूट, है ना, रूट 23 आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि 2, 10, 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। देखिए आपसे पूछा जा रहा है 2, 10 और आपका 20 का। देखिए आसानी से आप निकाल सकते हैं, सभी को एक बार में निकालिए। देखिए 2 से लगाइए, 2 इकाई 2, 2 पंचे 10, 10 दूना 20। अब देखिए ये 2 से सभी में जो दी गई संख्या था सभी में भाग लग गया, है ना। अब अगर देखेंगे तो अब सब में भाग नहीं लगेगा। अगर यहाँ हम 5 से भी लगाते हैं तो इस एक में 5 से नहीं लग रहा है, केवल, है ना, किस में लग रहा है, 5 में और 10 में लग रहा है। तो देखिए जिस संख्या से सभी में भाग लगा वो आपका एचसीएफ हो गया, है ना। पहले क्या पूछा है आपसे, एलसीएम पूछा है, तो पहले एलसीएम को रखेंगे, बाद में किसको रखेंगे, एचसीएफ को रखेंगे। तो एचसीएफ कितना है, 2 आ गया, 2 लिख दीजिए। आपका एलसीएम कितना आएगा, तो 2 यहाँ 5 यहाँ, तो 2 पंचे 10 और 10 दूना 20, है ना, क्योंकि एलसीएम में तीनों को गुना करेंगे, 2 गुना 5 गुना 2, तो यानी 20 हो जाएगा। पहले पूछा था आपसे यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम को पहले लिखे, अनुपात दिए और एचसीएफ लिखे। अब देखिए 10 दूना 20 अनुपात और 2 इकाई 2, यानी 10 अनुपात आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए 10 अनुपात 1 कहाँ पे है, तो 10 अनुपात आपका सी है, आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे कि 65 तथा 117 का एचसीएफ आपको दिया हुआ है कितना, 65 m माइनस 117, तो बताइए m का क्या मान होगा। देखिए यहाँ पे समझना होगा आपको दिया क्या है, एचसीएफ दिया हुआ है, और एचसीएफ किसका एचसीएफ दिया हुआ है, तो एचसीएफ दिया हुआ है 65 और 117 का। तो सबसे पहले हम 65 और 117 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 65 और 117 का जब हम यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे, हम ऐसे ही निकाल रहे हैं, डायरेक्ट निकाल रहे हैं,
देखिए 13 से लगाइए, 13 पचे 65 और 13 नमा 117 होता है। अब देखिए कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इस दोनों में यानी 5 में और 9 में लग जाए, तो ऐसी कोई संख्या नहीं होगा, तो वो आपका एचसीएफ में शामिल नहीं होगा। तो केवल आपका एचसीएफ कितना आ गया 13। ठीक है, एचसीएफ कितना आ गया 13, लेकिन कह रहा है कि एचसीएफ हमारा 13 है, लेकिन कहा जा रहा है यहाँ पे कि आपका एचसीएफ क्या है 65 m और घटा में 117 है, ये दिया हुआ। तो यह इसका मतलब है कि ये दोनों यानी ये 13 इनके बराबर है। अब देखिए 117 को हम 13 की तरफ लाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएगा। तो जब 117 को 13 की तरफ लाएंगे और दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये माइनस में इस साइड आएगा तो जुड़ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 130, बराबर में क्या हो जाएगा 65 m, 65 m होगा। अब देखिए 65 को इधर लाएंगे तो 130 में भाग लग जाएगा 65 से, ठीक है, बराबर में m। अब देखिए 2 बार में आप लगाएंगे तो 2 बार में भाग लग जाएगा, यानी m का वैल्यू क्या आ गया 2। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आप इसे एक बार और दोबारा से देख लीजिएगा, पूरा का पूरा समझ में आएगा। अगला सवाल है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। तो आप 144 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से लगाएंगे 7 दूना 14 और 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 36 दूना 72, फिर 2 से लगाएंगे 18 दूना 36, फिर 2 से लगाएंगे तो 9 दूना 18। केवल 2 का पूछा है, तो देखिए 1 2 2 3 4 यानी 2 पे पावर 4, तो आपका आंसर क्या आएगा 4। देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं और अगले सवाल को बनाने की प्रयास करते हैं। देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वो संख्या है जो अभी हम आपको बताए थे, जो p/q के रूप में होता है। यहाँ पे देखेंगे तो √1/√144 दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि √1 को 1 गुना 1 लिख सकते हैं और 144 को 12 गुना 12 लिख सकते हैं। तो जो पेयर में होता है उसमें से एक बाहर निकल जाता है, तो 1/12 हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा परिमेय संख्या होगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी बात जो आपका ऑप्शन ए है, बी है और डी है, ये आपका अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन कीजिए। अभाज्य संख्या अभी जस्ट बताए थे कि वैसी संख्या जिसमें एक से या खुद से भाग लगे, तो वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 से भी, 3 से भी, 5 से भी और 15 से लगेगा। 13 भी नहीं होगा, 33 भी नहीं होगा, 29 आपका सही होगा, क्योंकि 29 ऐसी संख्या है जिसमें 1 से और खुद से भाग लगेगा, इसीलिए ये आपका अभाज्य संख्या है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो कहता है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा। तो अभी हम जस्ट आपको बताए थे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, अच्छा यहाँ पे अभाज्य संख्या के बारे में बात किया है कि दो अभाज्य संख्याओं का, यानी एक दिया है ए और बी, इसका जो होगा एलसीएम क्या होगा। तो देखिए हम आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं। देखिए 2 भी आपका अभाज्य संख्या है और आपका क्या है 3 भी अभाज्य संख्या है। मान लीजिए कि a बराबर आपका क्या था, यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि a बराबर आपका 2 दिया हुआ है, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या, और b बराबर 3 ले लेते हैं, ये भी अभाज्य संख्या। इसका एलसीएम क्या होगा, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम जो होता है 2 गुना 3 यानी 6 हो जाता है। और यहाँ पे आपको संख्या नहीं दिया, a और b दिया, यानी जो संख्या था उसी संख्या को गुना किए, 2 और 3 को गुना किए तो 6 आ गया। तो इसी तरीके से a और b दिया है, 2 संख्या दिया है, तो यानी a गुना क्या हो जाएगा b, यानी ए भी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगले सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे कि 45-60 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए 45 और 60 का एचसीएफ मांग रहा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे वो संख्या जिससे पूरा प्रभाव लगता है। चलिए हम बड़ी संख्या से लगाते हैं, 15 तिया 45, 15 चौके 60। अब इसके अलावा कोई संख्या नहीं जिसमें जो इन दोनों को भाग लगा दे, है ना, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 15। तो सही ऑप्शन आपका बी होगा, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। देखिए एक परिमेय संख्या बोलते हैं, ये परिमेय, एक अपरिमेय है, मान लेते हैं ये अपरिमेय, दोनों का यानी गुणनफल जो होगा, देखिए गुणनफल 2√3 आएगा। तो एक परिमेय एक अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह हमेशा क्या होता है, याद रखेंगे, हमेशा आपका अपरिमेय संख्या होगा
ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्न में कौन आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या के लिए अभी जस्ट बताए थे, वैसे संख्या जिसमें खुद से और एक से भाग लगे, तो वो संख्या आपका यहाँ पे 41 है। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस दशमलव है ना, किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। देखिए, हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि कोई भी संख्या p कोई भी संख्या है, अगर बटे में 2 पे पावर कुछ हो या है ना, यहाँ पे फिर p हो और 2 पे पावर, यहाँ 2 पे पावर कुछ हो, यहाँ पे बताए थे, और 2 पे पावर कुछ हो और गुना में 5 पे भी पावर अगर कुछ भी दिया हो, है ना, m n कुछ भी दिया हो, तो ये ऐसी संख्या शांत होती है। या p कोई संख्या हो, 5 पे पावर केवल क्या हो, कुछ भी हो, ऐसी संख्या अगर इस रूप में आ रहा है तो ये भी आपका शांत होगा, ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा। ठीक है, लेकिन इस रूप में कोई संख्या नहीं है तो वो आपका क्या होगा, अशांत हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है, आप यानी शॉर्ट में समझ लें, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि वैसी संख्या जो p बटे 2 पे पावर समथिंग गुना 5 पे पावर समथिंग इस रूप का अगर है, इस रूप का है, तो वो क्या होता है, शांत होता है। अगर इस रूप का नहीं है तो फिर अशांत होता है। अब देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन आपका जो होगा अशांत होगा, तो अशांत पूछ रहा है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, पहला जो दिया गया है वो 23 बटे 50 दिया है। 50 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 यानी 25 गुना 50, यानी इसी को लिख सकते हैं 23 बटे 2 गुना 5 पे पावर 2। ये आपका शांत हो जाएगा क्योंकि अभी जस्ट बताए थे। फिर 625 को देखेंगे तो देखिए 13 बटे क्या आ जाएगा, यानी 5 गुना 5 यानी 5 गुना 5 25, 25 पंचे 700, पंचे 625 यानी 5 पे पावर 4 आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, शांत संख्या हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है अशांत संख्या। अब देखिए, अगर 243 की बात करें, यहाँ पे देखिए, अब देखिए 243 यानी 39 बटे क्या है, 243 है, तो ये कितना का होता है, 11 गुना, देखिए यहाँ पे एक बार आप गुना करके देख लीजिए, 11 गुना कितना हो जाएगा, अगर 11 से भाग देंगे, 11 दूना 22, 11 तिया 33, यानी 11 गुना 23 का होता है, यानी 39 बटे यानी 11 गुना 23। ये देखिए, ना तो 2 पे पावर m के रूप का है, ना 5 पे पावर m के रूप का है, ना एक साथ है, यानी दोनों एक साथ है, यानी ये आपका क्या है, अशांत संख्या है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन, कहने का मतलब सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि पाई बटे 3 क्या है। पाई बटे यानी 3 क्या है, तो देखिए पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में आप किसी भी संख्या से भाग दीजिए, आपका अपरिमेय संख्या होगा, यानी ऑप्शन ए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम क्या होगा। अभी जस्ट ऊपर में बताए थे कि उस संख्या में क्या करेंगे, गुणनफल वाले में 17 से आप भाग दे दें, 17 पचे 85, 17 पचे क्या आ जाएगा, 85 आ जाएगा, 17 पचे 85 बच गया 1, 17 इकाई 17, 0 का 0, यानी 500 कितना हो जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखें, तो अगला सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे, अगला सवाल कहा जा रहा है कि 8 यानी 6, 8, 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। देखिए, पहले एलसीएम मांगा फिर एचसीएफ, तो हम जस्ट निकालेंगे 6, 8 और 22, ऐसी संख्या से भाग लगाएंगे जो सभी में लग जाए, तो 2 से लगाएंगे 3, 4 और 11, ये दो जो है सभी में भाग लगा। अब ऐसी कोई संख्या नहीं जो 3 को 4 को और 11 को डिवाइड कर दे, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ पूछा है बाद में, तो हम एचसीएफ लगाएंगे बाद में। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा आपको 3 गुना 6, 6 चौके 24। ठीक है, 24 को 11 से गुना कर लीजिए, तो 11 चौके 44 है ना, अगर 11 दूना 22, 22 6 26। अब इसे आप काट दें तो 13 दूना 26 और 2 दूना 4, 132 अनुपात 1 हो जाएगा। 132 अनुपात 1 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो अगला सवाल देखें, तो अगला सवाल दिया हुआ है आपको कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 को आप निकाल लीजिए, 96 में 2 से लगाएंगे, 4 दूना 8 और बच जाएगा 1, 4 चौके 16, सॉरी 8 दूना 16, 8 दूना 16 48 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 24 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए 12 हो जाएगा, 2 से लगाइए 6 हो जाएगा, 2 से लगाइए 3 हो जाएगा, यानी 2, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, नहीं तो 3 रहने दीजिए। तो देखिए 2 पे पावर 5 गुना 3 कहाँ पे,
ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखें, कहता है कि 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 32 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा तो हम लोग जानते हैं 2 गुना 2 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 2 कितने बार आया है? 5 बार आया है, 2 पे पावर 5। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा या शांत होगा? देखिए 11/15 है तो 15 को आप क्या लिख सकते हैं? 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5। देखिए हम आपको बताए थे p/2 पे पावर कुछ होना चाहिए और गुना में 5 पे पावर कुछ होना चाहिए, है ना। अगर इस रूप का होता तब तो शांत होता, लेकिन इस रूप का नहीं है तो क्या हो जाएगा? शांत। क्यों? देखिए 5 है और m की जगह पे कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ देखिए 2 होना चाहिए लेकिन 2 की जगह पे क्या है? 3 है, इसीलिए ये शांत नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब होगा। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि 7, यहाँ देखिए आगे कहा जा रहा है 7 + 3√2, ये क्या है? देखिए ये तो 7 क्या है? परिमेय संख्या, लेकिन 3√2 क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ यानी योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? यानी परिमेय संख्या वो होता है जो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए √9 दिया है, 9 को आप रूट यानी 3 × 3 लिख सकते हैं, यानी 3 बाहर आ जाएगा, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, p/q के रूप में इसे लिख सकते हैं, इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे, कहा जा रहा है यहाँ पे कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी विषम संख्या होगी? ठीक है, आपको देखना है कितनी विषम संख्या होगी। तो देखिए 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, इस तरह से आप देखेंगे कहाँ तक आएगा? 49 के बाद आएगा 50। देखिए एक संख्या के बाद एक संख्या आपका एक सम आ रहा है, एक विषम आ रहा है, एक सम आ रहा है, फिर एक विषम आएगा, तो इस तरह से 50 है तो 50 का आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल कहता है 0 और 100 के बीच विषम संख्या कितनी होगी? तो 0 और 100 के बीच कहा जा रहा है तो आप क्या करेंगे? आधा कर दीजिए, यानी आपका 50 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 50 और 25 के बीच विषम संख्या कितनी होगी? आपसे पूछा जा रहा है 50 और 25 के बीच कितनी आपकी क्या होगा? बीच पूछा जा रहा है, याद रखेंगे बीच। यहाँ आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है 26 रहता तो 26 का आधा करते तो यानी कितना आ जाता? तब आपको 13 आ जाता। लेकिन कहाँ तक पूछ रहा है आपसे? यानी 25, यानी 0 से लेकर 25 के बीच, तो क्या क्या हो सकता है? 1 होगा, 3 होगा, आपको हम लिख के दिखाते हैं, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 होगा, 23 होगा। देखिए कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यानी बी, यानी 12 आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल कहा जा रहा है कि 15 यानी 5 15 20 का एलसीएम और एचसीएफ। पहले आपसे एलसीएम पूछा फिर एचसीएफ पूछा है। तो देखिए 5 15 और 20 याद रखेंगे। देखिए 5 से लगाएंगे सभी में लग जाएगा, 5 तिया 15 5 चौके 20। अब कोई संख्या ऐसा नहीं है, पहले पूछा था एलसीएम बाद में एचसीएफ है, तो एचसीएफ हम बाद में लिखे। 5 तिया 15 15 चौके 60। अब देखिए 5 से 12 बार में और 5 इकाई 5, यानी 12:1 हो जाएगा, और 12 ऑप्शन 1 में है। आपका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल अगर देखेंगे तो अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या की पहचान कीजिए। परिमेय संख्या वो होता है जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, या रूट से जो बाहर होता है तो वो 25 होगा। क्यों? 25 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 5 लिख सकते हैं, और 5 बाहर आ जाएगा, और 5 जब बाहर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है। कह रहा है निम्नलिखित संख्या में कौन परिमेय संख्या नहीं है? कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? तो परिमेय संख्या नहीं होने का मतलब है वो रूट से बाहर नहीं आएगा, और वो कौन होगा? 2 यानी आपका जो होगा 2√3 होगा, क्योंकि 3 जो है रूट से बाहर नहीं आता, इसलिए ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। अब अगला देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? इसमें भी वही बात पूछा जा रहा है। देखिए 625 का जो होता है वो 25 गुना 25 625 होता है,
15 गुना 15 225 होता है, 9 गुना 9 81 होता है, लेकिन 125 जो होता है वो 5 गुना 5 गुना 5 का होता है। यानी अगर रूट से बाहर निकलेगा तो एक 5 रूट से बाहर निकलेगा, एक रूट में लगा रहेगा, तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। अगला सवाल देखें, तो अगला सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है। अगला सवाल कहा जा रहा है कि दो संख्या ए और 18 है, यानी ए और 18, और कह रहा है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। तो हम आपको बताए थे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए दो संख्या क्या है, ए गुना 18 बराबर में एल, यानी देखिए एलसीएम कितना है, एलसीएम हो गया 36 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है वो है 2। अब यहाँ से काट सकते हैं, 18 दूना 36, 2 गुना 2 यानी 4, यानी ए का वैल्यू कितना हो गया 4 आ गया, यानी ए का वैल्यू 4 आ गया। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि पी और क्यू आभाज्य संख्या है तो इसका एचसीएफ क्या होगा। देखिए दो आभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होता है हमेशा एक होता है, ये हम आपको ऊपर भी बताएं। तो पी क्यू दे दे या दो लगातार आभाज्य संख्या दे दे, तो आभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो एक होता है, ये याद रखेंगे, है ना। आसान सवाल था। करा है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। यहाँ पे गुणनफल पूछा है, तो देखिए सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है वो 2, सॉरी आभाज्य संख्या 2 और भाज्य संख्या जो होता है वो 4 होता है, तो 4 दूना 8, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे तो कह रहा है कि किसी पूर्णांक एम के लिए सम संख्या होगा। तो देखिए सम संख्या तभी होगा जब वो 2 गुना एम के रूप में हो या फिर 2 गुना एम प्लस 2 के रूप में हो। अगर इस दोनों के रूप में है तो फिर वो सम संख्या होगा। तो देखिए इसमें कौन सा दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में ये दिया है 2m, तो आपका 2m सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वो जो p बटे q के रूप में होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है √64, ऑप्शन बी में देखेंगे तो √64 बटे √81 है, तो 64 का 8 गुना 8 64 होता है और 81 का 9 गुना 9 होता है। तो ये आपका 8 बटे 9 जो होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपका सही सवाल का जवाब होगा। ठीक है, अब देखिए अगला अगर देखें तो कहा जा रहा है कि 40 में निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत होने के लिए आपको बताए थे 2 बटे पी यानी p बटे 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n, इस रूप का होगा तो ये शांत होगा। तो देखिए कौन है, या इस दोनों में से कोई एक होगा, जैसे p बटे 2 पे पावर m है तो ये भी शांत होगा, या 2 बटे 5 पे पावर कुछ है तो ये भी आपका क्या होगा, शांत होगा। तो याद रखेंगे, इसमें देखते हैं तीनों में से किसको फॉलो कर रहा है। तो यहाँ देखें तो दिया हुआ है, अगर हम देखें 13 को देखें तो 13 को हम नहीं लिख सकते हैं। अगर हम 14 को देखेंगे तो 2 गुना 7 आ जाता है, 5 नहीं आया। अगर 7 आता तो 2 और 5 दोनों 7 आता, 13 या 13 को हम नहीं लिख सकते, 2 गुना 5 हम नहीं लिख सकते हैं। लेकिन 8 को 3 बटे 8 को देखिए, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 पावर 3, यानी 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8, यानी देखिए आ गया p की जगह पे 3 आ गया और 2 पे पावर समथिंग, समथिंग का मतलब है कि 2 पे पावर यानी 3 आ गया। तो ये क्या है, ये आपका शांत है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि 6 बटे 7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए 7 को हम 2 गुना 5 तो हम नहीं लिख सकते हैं, 2 पे पावर समथिंग और 5 पे पावर समथिंग के रूप में जब हम नहीं लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन ए चला जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि 6 बटे 15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 2 6 और 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3। ठीक है, देखिए 3 3 कट गया तो क्या बच जाएगा 2 बटे 5, और 5 आपको बताए थे 5 पे पावर समथिंग यानी p बटे 5 पे पावर समथिंग, p की जगह पे 2 है, 5 पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब ये शांत है, शांत है। तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे 43 में कि 4 माइनस √3 क्या है। देखिए जब एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का अंतर दिया हुआ हो तो वो अपरिमेय संख्या होता है। तो आप देखें कहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी सी आपका सही होगा, अपरिमेय संख्या। अगला देखिए, क्या निम्नलिखित में कौन सा संख्या आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या में हम आपको बताए थे केवल 1 से भाग लगेगा और वो खुद से लगेगा। तो वो कौन सा संख्या है, तो वो है 61। 61 में 1 से लगेगा और या खुद 61 से ही भाग लगेगा। देखिए यहाँ 3 इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे
तो इसमें 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 59 से भी लग जाएगा, 9 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 27 से भी लग जाएगा, 17 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा और 1 से भी लग जाएगा, 51 से भी लगेगा। इसीलिए ए सी डी नहीं होगा, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, याद रखेंगे इस बात को। आगे करा है कि 11/15, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए 11 का 11 3 गुना 5 करेंगे। देखिए 5 के साथ केवल 2 आ सकता है, लेकिन 3 आ गया, इसका मतलब ये अशांत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगर शांत रहता तो 3 की जगह पे 2 आना चाहिए था। देखिए अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या देखिए 0 परिमेय संख्या, 1 भी परिमेय संख्या, √1 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 गुना 1 1 होता है, बाहर में 1 हो जाएगा। लेकिन √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर यानी डी हो जाएगा। कहता है 5 √2 क्या है। तो देखिए ये हो गया परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, दोनों का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। देखिए आप याद रखेंगे 2 बोल दे या 2 से अधिक बोल दे, है ना, जितना भी अभाज्य संख्या होगा उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया हुआ है यहाँ पे कि 2.13 देखिए यहाँ पे क्या है कि 2.13 था, 1 3 दिया है, फिर 1 1 3 दे दिया, फिर 1 1 1 3 दे दिया। देखिए ये अपने ऑर्डर को चेंज कर रहा है। अगर 13 आ रहा था फिर 13 13 13 13 करके आता तब तो वो परिमेय हो जाता, लेकिन अपने ऑर्डर को चेंज कर रहा है, यानी 13 113, फिर यहाँ देखेंगे 1113, ये ऑर्डर को चेंज करता जा रहा है। इसका मतलब है ये आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई क्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होता है, इसको आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है, कहा जा रहा है आपसे कि √3/√12 क्या है। तो देखिए √3 और √12 क्या है। तो √3/√12 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √4। देखिए 4 तिया 12, देखिए √3 से √3 कट जाएगा, बच क्या गया 1/√4, और √4 को हम लिख सकते हैं 1/2, यानी ये आपका परिमेय संख्या है। ऑप्शन इसके साथ जाएंगे। या इसको आप ऐसे भी देख सकते थे कि √3, यहाँ पे ध्यान दीजिए, √3 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 4, 4 तिया 12। ठीक है, जिसका जोड़ा लग गया वो तो रूट से बाहर आ जाएगा, और जिसका नहीं लगा रूट अंदर रह जाएगा। देखिए 3 से 3 कट गया, ऊपर कुछ नहीं तो 1, 1/2, फिर भी ये आपका परिमेय संख्या ही है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 - √3 क्या है। देखिए परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, दोनों का अंतर जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। ऑप्शन आपका बी सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें तो कहता है यहाँ पे 1/√7, 1/√7 क्या है। √7 एक अपरिमेय संख्या होता है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का जो भागफल होता है वो भी एक अपरिमेय संख्या होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि 5√2 क्या है। तो 5 क्या है, परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, दोनों का गुणनफल अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 5.2372 क्या है। देखिए ये आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, 2 के पास जाने के बाद ये शांत हो गया, यानी रुक गया, ये अब इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए क्या है आपका परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या ऑप्शन सी हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय का मतलब एक जैसा नहीं है। देखिए √11 क्या है, वो परिमेय संख्या है। 2/3 क्या है, ये आपका परिमेय संख्या है। 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम यहाँ पे कहेंगे √25/√49 क्या है, तो ये भी आपका 5 गुना 5 25 और 7 गुना 7 यानी 49, ये भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। यानी ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। फिर देखिए कहता है 7/3 क्या है, तो 7/3 भी क्या है, आपका परिमेय संख्या है। लेकिन √11 क्या था, वो परिमेय संख्या, इसीलिए ये विजातीय हो गया। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कहता है यहाँ पे 58 में कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अलग है। कौन सी संख्या अलग है, तो देखिए 3/5 जो है परिमेय संख्या है। 16 देखिए √16/√4 क्या है, ये भी आपका
यानी यह हो जाएगा 4/2, ये भी परिमेय संख्या है। √2/5 क्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या है। 25/4 क्या है, परिमेय संख्या है। तो विजातीय कौन हो गया, यानी अलग क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका अलग है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। अगला देखिए, अगला कहा जा रहा है यहाँ पे, आगे का जो सवाल है वो कहता है कि 2 और √5 के बीच अपरिमेय संख्या होगी, कौन सी अपरिमेय संख्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर हम देखें ऑप्शन ए को देखें तो 12.5 जो है ये आपका मोटा मोटी अगर देखेंगे तो 3 तिया 9 होता है, जो कि 2 और 2.5 से ज़्यादा है 3, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अगर हम √22/5 लेते हैं, √22/5 लेते हैं तो मोटा मोटी इसको हम चर्चों के 16 कर सकते हैं 4, जो कि 2 और 2.5 से अधिक है, यानी 2.5 से अधिक हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम √11 लेते हैं तो 3 तिया 9 होता है मोटा मोटी, यानी हम लगभग में ले रहे हैं, ये भी 2 और 2.5 के आगे जा रहा है। और अगर हम 5 यानी √5 लेंगे तो ये आपको 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 2 दशमलव समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है, आज हम 60 ही देखेंगे और अगले वीडियो में हम जो बचे सवाल उनको देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कहा जा रहा है यहाँ पे कथन कौन सा सही है उसको देखने के लिए देखिए, कहा जा रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। देखिए, ये ऐसा नहीं है, 2 अपरिमेय संख्या ले रहे हैं, जैसे √2 गुना √3, तो ये आपका क्या होगा, √6 होगा, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। हाँ, √2 गुना अगर √2 लेते तो ये आपका परिमेय संख्या होता, लेकिन हमेशा नहीं है, कभी आपको अपरिमेय भी आ सकता है, कभी परिमेय भी आ सकता है, तो इसलिए ये गलत है। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन कथन सही है, तो ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, इसका जो गुणनफल होगा हमेशा और हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही सवाल हो, ये सवाल का सही जवाब होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।